दुनिया के शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक सवाल ये होगा किसी भी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कि यार क्लास 10th के बाद करना क्या है, एग्जैक्टली क्या सोचा है, क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आगे क्या बनोगे। तो अगर तुम भी सोचते हो कि नहीं नहीं मुझे भी एक बहुत बड़ी जो डिबेट होती है डॉक्टर्स वर्सेस इंजीनियर्स की, उसमें मुझे इंजीनियर्स की साइड से बोलना है, मुझे आफ्टर 12th इंजीनियरिंग करनी है, और उसके लिए अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मुझे IIT NIT जैसे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए तुम्हें तो एक एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा जो कि है IIT JEE का एग्जामिनेशन। और जो हम क्लास 10th के बाद से जैसे ही क्लास 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है उसके साथ ही शुरू कर देना होता है। और आने वाले 2 सालों में तुम कैसे अपने आप को एक योद्धा बनाओगे जेई का, और कैसे तुम जेई मेन के साथ साथ जेई एडवांस में तबाही मचा दोगे, इस सब की बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और मैं तुम्हें बताऊंगा कितने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं अगर तुमने क्लास 10th के बोर्ड्स अभी तुम दे रहे हो, और उसके बाद में कैसे तुम क्लास 11th में बिल्कुल एक नई दुनिया, एक परियों की दुनिया देखोगे। इस सब की बात आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा कंपैरिजन कि यार तुमने 10th में क्या चीजें करी थी, क्या सिलेबस किया था, और कैसे एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है तुम्हारी लाइफ में इन द टर्म्स ऑफ सिलेबस। उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी बात करते हैं कि यार 10th में देखो, अगर मैं 10th की बात करूं तो चाहे अगर मैं एक पर्टिकुलर मैथ्स का सिलेबस उठा के देखूं तो हमारे पास ये मैथ्स का सिलेबस था। कुछ गिनी चुनी यूनिट्स, 7 यूनिट्स के आसपास लगभग आपकी क्लास 10th में होती है। उसमें भी छोटे छोटे से चैप्टर्स होते हैं जो हम कंप्लीट करते हैं क्लास 10th लेवल पे, और सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा हमने कुछ एक तोप वाला मार दिया, कुछ इस तरह का हमारे अंदर फील आता है जैसे ही इस सिलेबस को खत्म करते हैं। या हम अगर साइंस की बात करें, साइंस में भी 3 चीजें होती थी अभी तक क्लास 10th में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। अभी तक तुम्हारी साइंस जो थी वो 3 चीजों में डिवाइड थी। ये 4 चैप्टर्स आते थे हमारे केमिस्ट्री के अंदर, फिर उसके बाद ये चैप्टर्स थे हमारे पास बायो के अंदर, और ये चैप्टर्स आते थे हमारे पास फिजिक्स में। तो फिजिक्स का भी बहुत छोटा सा पोर्शन था, केमिस्ट्री का भी बहुत छोटा सा पोर्शन था। बट अब यहां से बारी आती है हमारा कि यार अब हमें आगे अगर हम बात करें IIT JEE की, तो JEE का सिलेबस कितना डिफरेंट होता है। बेसिकली JEE का सिलेबस मतलब जो 11th 12th का सिलेबस होता है वही कुल मिलाकर के JEE का सिलेबस बन जाता है। बट सिलेबस होता क्या एग्जैक्टली अगर मैं तुम्हें उसकी बात बताऊं थोड़ा सा, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के सिलेबस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्लास 11th का पोर्शन और दूसरा हमारा क्लास 12th का पोर्शन। अब इसमें से कुछ चीजें हट भी चुकी हैं, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा हट चुका है, तो मैं ओवरऑल आपको सिलेबस बता रहा हूं कि यार ये चीजें हमारे पास रहती हैं। क्लास 11th की बात हो चाहे क्लास 12th की हो, तो बहुत बड़े स्केल पे आपको चेंज देखने को मिलता है। क्लास 11th में आप ये सारी यूनिट्स पढ़ रहे होते हो, क्लास 12th में आप ये सारी यूनिट्स पढ़ रहे होते हो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं मैथ्स की, इसके बाद में अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं पहले। केमिस्ट्री के भी 3 सेक्शन आते हैं। अभी सोचो हम साइंस का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ते थे केमिस्ट्री, अब हमें केमिस्ट्री को भी 3 भागों में बांट के पढ़ना है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 पोर्शन केमिस्ट्री का रहते हैं। सिमिलरली अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी हमारे पास एक अच्छा खासा, और JEE लेवल पे देखा जाए तो एक बढ़िया सिलेबस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज भी दिखा दूं, फटाफट दिखाते हुए चलता हूं ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में, कि मान लो मैं किसी भी एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, चाहे मैं एटम्स की बात कर रहा हूं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जरा सिलेबस होता है हमारे पास। मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है किसी भी एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। अब जरा मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। एक क्लास 10th का स्टूडेंट जिसने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सपोज दैट 100 में 100 ले आया, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया उसने, या साइंस में ले आया, किसी इस तरह के सब्जेक्ट में अगर वो 100 आउट ऑफ 100 या बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करता है, तो सबसे पहला जो उसके अंदर एक थॉट आता है कि मैं बाहुबली हूं। मैं एकदम कालीन भैया वाला फील आने लगता है उसको अपने अंदर से कि नहीं नहीं मैं हूं मिर्जापुर का सुल्तान, मेरे से बढ़िया तो कोई है नहीं। लेकिन पता है दिक्कत कहां पर आती है कि जब वो क्लास 10th का स्टूडेंट क्लास 11th में मूव करता है, तो अभी तक वो अपने उन ख्यालों की दुनिया में रहता है कि मैं सब कुछ मचा चुका हूं। मैंने लाइफ में मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाली फील उसके अंदर आ रही होती कि मैं ही जगत पिता ब्रह्मा हूं, मेरे से बड़ा कोई है नहीं। वहां पर वो बच्चा मात खाने लग जाता है। और बहुत बार ऐसा मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि यार एक क्लास 10th में जो बच्चा बहुत बढ़िया मचा रहा होता है, क्लास 11th में आकर के वो तो फिलहाल स्टार्टिंग में तो बहुत मौज मस्ती करता है, बट एट द एंड ऑफ क्लास 11th एंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास 12th वो डिप्रेशन में जाने लगता है कि यार मैं तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मुझे ये चीजें समझ कैसे नहीं आ रही हैं। अब यहां पर मैं तुम्हें बताता हूं कि जो मैंने सिलेबस तुम्हें दिखाया, इसका पर्पस तुम्हें डराना नहीं था, इसका पर्पस तुम्हें रियलाइज कराना था कि क्लास 10th में जो तुम कर रहे हो दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग। समझ रहे हो? तो इस वजह से अब अगर तुम्हें एक बहुत बड़े टारगेट को, IIT JEE को टारगेट करना है,
तो तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि क्लास 10th एक स्टार्टिंग वाला स्टेप है जहां पर तुम अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हो, तो तभी उसको फाउंडेशन, 9th एंड 10th फाउंडेशन बोला जाता है। बट जब तुम 11th और 12th में आते हो और जेई की तैयारी कर रहे हो, मैं बोर्ड्स की पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस जेई की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर जो चेंज है वो ऐसा होगा कि तुम्हें उसको एक इंटरमीडिएट स्टेप जो होता है बीच का, कि जो 10th से 11th के बीच में स्विच करने वाला पोर्शन होता है, उसको फील करना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम उसी खुमारी में रहो कि नहीं मैं तो एकदम शूरवीर हूं, मैंने 10th क्लास में मचा दिया है तो अब मुझे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। बट अगर तुमने एक ऐसा स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट जिसने हो सकता है क्लास 10th में साथ 75 से 80% या 80% के आसपास ही स्कोर किया हो, शायद वो एक उस बच्चे से बेहतर कर जाए जिसने क्लास में 95% से भी ज्यादा स्कोर किया हो। समझ रहे हो, मतलब एक 75% वाला बच्चा भी बेहतर कर सकता है अगर वो इस रियलिटी को समझ जाए, वो इस चीज को समझ जाए कि नहीं, क्लास 10th इज अ वेरी डिफरेंट गेम एंड 11th और 12th या जेई की प्रिपरेशन इज अ वेरी डिफरेंट गेम। यहां से अब मुझे अलग तरीके से, अलग पेस पे तैयारी करनी है। अच्छा साहब, ओके, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रियलिटी चेक देता हूं कि यार वास्तविकता में अब कंपटीशन क्या है। अभी तक क्या होता था कि यार मान लो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, तुम और तुम्हारा दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं, तुम अपने दोस्त को पढ़ा रहे हो, तुम भी पढ़ रहे हो, साथ साथ चल रहे हो, दोनों ने अच्छा स्कोर किया, दोनों ने 95% स्कोर किए। बट यहां पर क्या होता है कि अगर तुम और तुम्हारा दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं, तुमने एक क्वेश्चन सही किया, तुम्हारे दोस्त ने क्वेश्चन गलत किया, तो शायद तुम उससे आगे निकल जाओ और वो अपने लेवल से भी पीछे निकल जाए। समझ लो, क्योंकि यहां पर जो होता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये बोर्ड्स नहीं होता, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। और यहां पर 15 लाख से भी ज्यादा बच्चे, इस बार तो थोड़ा सा आंकड़ा कम था, लगभग मैं एवरेज अगर बोलूं तो लगभग 15 लाख बच्चे जेई मेन के एग्जामिनेशन में अपेयर करते हैं। और उसके बाद में लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस्ड के लिए आगे बढ़ पाते हैं। अब ये क्या है, अगर जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं जेई मेन जेई एडवांस क्या है, तो मैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं ब्रीफिंग, कि जेई अपना जो एग्जामिनेशन है वो दो टर्म्स में कराता है। एक होता है मेन एग्जामिनेशन, एक होता है एडवांस्ड एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन जो होता है वहां पर 15 लाख के आसपास बच्चे जो है एग्जामिनेशन देते हैं और वो थोड़ा सा इजी लेवल पे होता है। बट एडवांस जो होता है, जब तो आप मेन को क्लियर कर लेते हो या एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर कर लेते हो इन द मेन एग्जामिनेशन, जैसे फॉर जनरल कैटेगरी लगभग 93-94 परसेंटाइल, नॉट परसेंट और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है वो कभी किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप 93-94 परसेंटाइल के आसपास स्कोर कर लेते हो जनरल कैटेगरी में आसपास, तो उसके आगे फिर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो। और ये होता है जो एग्जामिनेशन, जेई एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है ये आपको आईआईटीज में एडमिशन दिलाता है। बट जेई मेन के एग्जामिनेशन से आप सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज या दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो यहां से यहां तक आते आते लगभग बहुत सारे बच्चे छटनी हो जाती है और यहां पर लगभग 2.5 लाख के बच्चे, 2.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो हमारे पास जेई मेन का एग्जामिनेशन देते हैं। उसके बाद में अब सोचो ये जो 2.5 लाख के आसपास बच्चे, मैं यहाँ जो डेटा लिखा है अप्रोक्सीमेट डेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा हुआ मैंने, लगभग तुम्हें समझाने के लिए कि ये मोटा मोटा आंकड़ा है। उसके बाद में 2.5 लाख से जो बच्चे जेई एडवांस दे रहे हैं उनमें से भी लगभग 16-17 हजार बच्चे, की 17 हजार के आसपास कुछ सीटें हैं हमारे पास आईआईटीज में, वो बच्चे पहुंच पाते हैं हमारे पास आईआईटीज में। जो सोचो 15 लाख से सफर शुरू हुआ था और लगभग 15 हजार के आसपास, मैं मोटा मोटा आंकड़ा कर लूं तो लगभग 15 हजार के आसपास आकर के सिमट गया। तो ये तुम खुद सोचो कि 1% से भी कम का सक्सेस रेट होता है। और इस तरह के कंपटीशन में अब तुम्हें सांस लेनी है, अब तुम्हें इस तरह की कंपटीशन को देखना है। इस वीडियो को बनाने का मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं तुम्हें डराना चाहता हूं कि नहीं जेई का जो एग्जामिनेशन होता है बहुत टफ होता है, 1% से भी कम का सक्सेस रेट है और तुम यहां पे कैसे सर्वाइव करोगे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और एक सिर्फ मकसद ये है कि तुम 11th क्लास की स्टार्टिंग से ही एक चीज तुम्हारे मन मंदिर में बिल्कुल बिठी हुई होनी चाहिए कि यार मुझे अगर इस एग्जामिनेशन तक पहुंचना है तो मुझे अभी से सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स की तरह आपने लास्ट के 1-2 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर ली आपका बहुत बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। जेई मेन का एग्जामिनेशन या जेई एडवांस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये ऐसा एग्जामिनेशन है जो 2 साल से भी ज्यादा की प्रिपरेशन मांगता है। बट अगर आप क्लास 11 से एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हो तो इस एग्जामिनेशन को एट द एंड ऑफ क्लास 12 तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। बट उसके लिए लगेगा बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा डिटर्मिनेशन। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रख करके अब हमें आगे प्रोसीड करना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि यार हमें अब आने वाले 2 साल मैनेज कैसे करने हैं। तो मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से तुम्हें समझाना चाहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी का समय आ रहा है, बहुत सारी क्रिकेट लीग्स का भी समय आ रहा है, बहुत सारा क्रिकेट इस समय आप देख रहे हो। क्रिकेट का एक बहुत बेसिक रूल होता है कि जब भी आप किसी भी टारगेट को, सपोज दैट एक टीम है, एक वनडे मैच चल रहा है और एक टीम ने सपोज दैट 300-350 का टारगेट दे दिया 50 ओवर्स में दूसरी टीम को, टीम ए ने टीम बी को टारगेट दिया। मान लो पाकिस्तान ने इंडिया को जीतने के लिए 350 रन का टारगेट दिया, 350 का टारगेट दिया है इन द 50 ओवर्स।
अब इंडिया क्या सोचता है? इंडिया का टारगेट, कभी भी तुम अगर बैट्समैन के इंटरव्यू सुनो या किसी भी बड़े खिलाड़ी की बात सुनो, तो कभी भी वो ये नहीं बोलता है कि मैं 350 के बारे में सोच रहा हूं, मैं 350 के बारे में कभी नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि पहले 10 ओवर में मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। मेरा टारगेट होता है कि यार अगर मैं 70 से 80 रन बना लेता हूं पहले 10 ओवर में, तो इस रन रेट के हेल्प से अब मैं अगले 10 ओवर के बारे में सोचता हूं। मैं छोटे छोटे टारगेट्स, 5-5, 10-10 ओवर के टारगेट्स लेकर के चलता हूं। और जब मैं इस टारगेट को लेकर के चलता हूं, तो वो बड़े टारगेट को अचीव करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी गेम को हमें अपनी लाइफ में, अपनी IIT जेईई की प्रिपरेशन में उतारना है। हमें टारगेट्स जो लेने हैं वो इसी तरह के लेने हैं कि हमें ये नहीं सोचना कि हमारे पास 2 साल पड़े। हमें छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे हफ्ते भर का टारगेट, हमें महीने भर के टारगेट्स, हमें इस तरह के टारगेट्स लेने पड़ेंगे कि यार हमें ना इतने समय में इतना हमारे पास सिलेबस है, 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर आप महीने महीने भर के हिसाब से बांटो, और उसके हिसाब से जब आप तैयारी करना शुरू करोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि मैं मना क्यों कर रहा हूं कि आप 2 साल के बारे में मत सोचो। एक बहुत 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 बढ़िया लॉ होता है जिसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ। इसका आप यूज भी कर सकते हो, इसका ये आपका नुकसान भी करवा सकता है। पार्किंसंस लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा टाइम आपके पास होगा वर्क, उस पूरे टाइम में, मैं तुम्हें इसका कर्व दिखाता हूं। ये है हमारे पास पार्किंसंस लॉ का कर्व कि यार टाइम ना एक्सपैंड कर, सॉरी, वर्क ना एक्सपैंड करता है हमारे पास टाइम के साथ में। तुम्हारे पास जितना ज्यादा टाइम होगा वो सारा का सारा वर्क तुम्हारे एफर्ट्स के हिसाब से, अब जो तुम्हारे पास अगर टाइम ज्यादा होगा तो वो सारे के सारे एफर्ट्स जो होंगे वो उस गैप को फिल करके वर्क को भी उतने पूरे टाइम में एक्सपैंड कर देते हैं। मतलब तुम्हारे पास, ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास, तुम्हें सपोज आजकल बोर्ड्स का टाइम चल रहा है और बच्चे हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत लास्ट में करते हैं, सोचते हैं आकर कि नहीं नहीं ये हमारे पास लास्ट में अपन कर लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत गिने चुने बच्चे, रेयर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग से ही अपने हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होते हैं। बट उन बच्चों को जो स्टार्टिंग से कंप्लीट कर रहे होते हैं वो लास्ट तक आते आते भी धीरे धीरे अपना कंप्लीट कर लेते हैं। बट जो बच्चे 1-2 महीने पहले से शुरू करते हैं, या बिल्कुल मान लो 15-20 दिन पहले शुरू करते हैं, क्या वो अपना सिलेबस नहीं करते हैं? वो भी अपना सिलेबस करते हैं। और वो 6 महीने वाले बच्चे भी अपना सिलेबस करते हैं। बट बात ये होती है कि जब आप 15 दिन में कर रहे हो तो आपके एफर्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब एफर्ट्स बढ़ जाते हैं तो उसके हिसाब से आपका वर्क जो होता है वो उसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में श्रिंक हो जाता है। तो अपने आप को ये रियलाइज कराओ कि मेरे पास टाइम जो है ये लिमिटेड, अगले हफ्ते का टाइम है। तो हफ्तों में या महीनों में जब अपने जो वर्क है उसको बांटते हो तो वहां से क्या होता है, आपका जो एफर्ट्स है वो बढ़ जाते हैं, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो पार्किंसंस लॉ को थोड़ा दिमाग में रखो और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अच्छा, कुछ चीजें जो और आपको याद रखनी है वो ये है कि यार अभी जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है फाउंडेशन बिल्डिंग। मतलब क्लास 9th 10th बहुत अलग गेम था, क्लास 10th 11th बहुत, सॉरी 11th 12th बहुत डिफरेंट गेम है। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना बेस पकड़ना पड़ेगा, हमें अपने बेस को एक मजबूती देनी पड़ेगी, ताकि देखो जेईई इज ऑल अबाउट, जैसे ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ फॉर्मूले रट के चले जाएं, हम जेईई एडवांस्ड कर देंगे, नहीं होता है। जेईई एडवांस्ड इज ऑल अबाउट फाउंडेशन बिल्डिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कैसे आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हो इन द क्वेश्चंस। तो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत जरूरी चीज है। उसके साथ साथ कि यार हमारे पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो भी इतना सॉलिड होना चाहिए कि यार हमें ना हमारा फ्लो नहीं टूटना चाहिए, हम सारी चीजें अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा कि जेईफिनिटी पे हम करते क्या है। जेईफिनिटी पे हम हर तरीके के कंटेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि जेईई मेंस के हमें कॉन्सेप्ट सीखने, तो उसके लिए भी हमारे पास सीरीज है कि कॉन्सेप्ट, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कैसे सीखें, यार ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, तो उसके लिए भी हमारे पास सीरीज होती है। हम बात करें यार हमें पीवाईक्यूज करने हैं, हमें जेईई मेन के पीवाईक्यूज करने हैं, जेईई मेन के पीवाईक्यूज हम कैसे करें, तो उसके लिए भी हमारे पास सीरीज है कि यार जेईई मेन के सारे पीवाईक्यूज, चाहे वो 2002 से 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज हम एक ही जगह कर रहे होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। साथ ही साथ अगर मान लो मेन का एग्जामिनेशन, मैं तुम्हें पूरा फ्लो बता रहा हूं जो हमने एक साल में किया, कि यार अब मान लो कि हमारे पास जेईई मेन का एग्जामिनेशन आ रहा है, अब ना हमें चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ना शॉर्ट में सारी चीजें पता चल जाए, पेपर में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो हम द पेपर प्रेडिक्टर करके भी सीरीज करते हैं, जहां पर हमें पता चलना चाहिए यार ये ना इस तरीके का क्वेश्चन। और दोस्त तुम यकीन मानो इस बात को, तुम तो भी क्लास 10 से 11th में जा रहे हो, बट तुम उन बच्चों से बात कर सकते हो जो इस चैनल पे पढ़ रहे थे, वो बताते हैं अगले दिन आके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं हमें, व्हाट्सएप पे या हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आकर के बता रहे हैं कि भैया आपने बोला था ना यार ये वाले सवाल ना आएंगे, और यार यही वाले सवाल आ गए। हम द पेपर प्रेडिक्टर करके करते हैं यार, यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके, क्योंकि हमने चीज़ जब इस एग्जाम को समझा तो हमें एक चीज़ पता चली कि यार ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं और ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम इन चीजों को ध्यान में रख करके बातें करते हैं। मान लो मेन का एग्जामिनेशन हो गया, अब बात कर रहे हैं एडवांस के एग्जामिनेशन की, तो हम एडवांस के एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं यार, चाहे हम मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी छोटी तरीके से, हम बहुत बड़े स्केल पे तैयारी कर रहे हैं। हम 1978 से 2024 तक के सारे कंप्लीट जेईई एडवांस के सॉल्व करते हैं।
तो हम हर स्केल पे तैयारी करते हैं ताकि आपका जो मटेरियल है, आपका जो कंटेंट है वो इंप्रूव हो सके, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। अच्छा साहब, दूसरी एक लास्ट बात जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो मैसेज है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों, कि अगर आपको जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन तक पहुंचना, आपको आईआईटी क्रैक करना है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये एक मैराथन है। ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने का गेम होता है, ये एक मैराथन है जो 2 साल चलने वाला है। यहां पर आपको उस कछुए जैसी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी जो वो रेस जीता था। और दूसरी बात कि आप रफ्तार भी कछुए जैसी नहीं रख सकते, यहां पर रफ्तार आपको खरगोश वाली पकड़नी पड़ेगी और अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो कछुए जैसी रखनी पड़ेगी। तो जब आप इन दोनों चीजों को मिलाओगे, कछुए की कंसिस्टेंसी प्लस खरगोश की रफ्तार, तब जाकर के आईआईटी जैसा एग्जामिनेशन आप तक पहुंच पाएगा, आप आईआईटी पहुंच पाओगे, आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे। तो इस संदेश के साथ में मैं इस सेशन को खत्म करता हूं। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, छोटी छोटी, देखो ये मत सोचना कि यार इतनी स्टूपिड क्वेरी में क्यों पूछ रहा हूं मैं क्लास। देखो बच्चे, ऐसा है तुम अभी क्लास 10 से 11th में जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत बेसिक चीजें, बहुत छोटे छोटे डाउट्स आते हैं कि यार ऐसे हो तो ऐसे हो तो। तुम्हारे जो भी डाउट्स हो, छोटा से छोटा डाउट, बिल्कुल अभी मत संकोच करना। ये मत सोचना कि कोई तुम्हें जज करेगा। हम जानते हैं प्यारे कि यार तुम ना अभी सीखने वाली स्टेज में हो, तो अपने डाउट्स को बहने दो। बिल्कुल जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। और दूसरी बात कि वीडियो अगर समझ आए, कुछ भी बात आपको एक भी बात अगर समझ आई हो, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को जो अभी क्लास 10 से 11th में स्विच कर रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी को। आपकी जर्नी जो आने वाले है, अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो बोर्ड्स में भी आप मतलब मचा दोगे, मुझे पता है, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। तो बोर्ड्स में भी तबाही मचा दो, उसके बाद क्लास 11th और 12th से आ जाओ, हम सीखना शुरू कर देते हैं। हमारी आईआईटी जेईई की जो जर्नी है उसको बढ़िया बनाने वाले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।